हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ माय चैनल। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि सेटअप थोड़ा अलग है और मैं मेरे घर पे आया हूं, तो इसलिए सेटअप अलग है। और दूसरी बात की क्वालिटी इस वीडियो का थोड़ा आप लोगों को खराब लग सकता है। शायद वॉइस या साउंड को लेके भी कुछ इश्यूज हो सकते हैं, लाइक माय प्रीवियस वीडियो, क्योंकि माइक नहीं है मेरे पास, तो थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। पहले मैं आप लोगों से थोड़ा माफी मांग लेना चाहता हूँ रिगार्डिंग द सेम। लेकिन अगर इंग्लिश प्रीमियर लीग की बात करें और बीइंग अ मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन, हम लोग का टाइम अभी बहुत खराब जा रहा है। वर्स्ट पार्ट इज कि अंदर से वो फील नहीं आता कि चलो फिर से एक वीडियो बनाते हैं। आपका टीम लगातार मैचेस हारता है, तो उस चीज को लेके बार बार बात करने का भी मन नहीं करता। लेकिन इट इज व्हाट इट इज, वीडियो तो बनाना पड़ेगा ही। तो ठीक है, बात करेंगे इस वीडियो में कल मैनचेस्टर यूनाइटेड जो फिर से मैच हार चुका है उसके साथ, और उसी के साथ दूसरे भी जितने मैचेस था, लाइक चेल्सी, लाइक लिवरपूल, लाइक मैनचेस्टर सिटी, ये सारे मैचेस को लेके भी बात करेंगे इस वीडियो में। तो बिना टाइम खराब के चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले एक चीज तो मैं कहना चाहूंगा कि इंग्लिश प्रीमियर लीग में अभी करंट सिचुएशन में अगर कोई सबसे खराब टीम है तो वो ऑब्वियसली हम लोग हैं, मतलब मैनचेस्टर यूनाइटेड। और उसी के साथ, और अगर किसी दो टीम को मुझे चूज करना हो तो दैट विल बी ऑब्वियसली बोथ द मैनचेस्टर क्लब्स। मतलब इन दोनों से खराब तो अभी कोई टीम नहीं खेल रहा है इन इंग्लिश प्रीमियर लीग। वही चीज को लेके दोस्तों में बातें कर रहे थे कि दोनों ही मैनचेस्टर क्लब्स हो सकता है कि एक साथ रेलीगेट हो जाए और अगले सीजन में दोनों ही टीम एक साथ चैंपियनशिप में खेले। इट विल बी एन वेरी वेरी इंटरेस्टिंग थिंग टू वॉच। तो ऐसा ही कुछ हम दोनों मैनचेस्टर क्लब्स के साथ हो रहा है, और हो सकता है जो चीज मैं कह रहा हूं उसका भी एक पॉसिबिलिटी है। वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि अगर आप देखें कि भले ही मैनचेस्टर सिटी अभी नंबर 7 में हो, लेकिन जैसा उन लोगों का रन है वो लोग नीचे तो आएंगे ही, इसमें कोई डाउट नहीं है। और हम लोग जैसे खेल रहे हैं, हम लोग अभी नंबर 14 में है। लेकिन फिर भी आप लोगों से मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि पहली बात तो ये एक पॉइंट मैं कह रहा था रिगार्डिंग मैनचेस्टर सिटी एंड रिगार्डिंग मैनचेस्टर यूनाइटेड इन माय प्रीवियस वीडियोस, वो ये कि एक बार अगर आपको ये हार की जो लत है ना, ये अगर एक बार लग जाता है, इट बिकम्स ए हैबिट। और ये हैबिट अगर आपको हो जाता है तो उससे भरपाई करना, उससे बाहर निकलना एट टाइम्स बहुत मुश्किल हो जाते हैं, क्योंकि प्लेयर्स की कॉन्फिडेंस जो है वो बहुत डाउन होता है। मैनेजर्स श्योर नहीं होते कि प्लेयर्स एग्जीक्यूट कर पाएंगे कि नहीं, उनका जो रोल है वो निभा पाएंगे कि नहीं, उसके साथ जितने भी सारे इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट करना पड़ता है फुटबॉल पिच पे जाके, वो हो पाएगा कि नहीं, क्योंकि प्लेयर्स के ऊपर, टीम्स के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर आ जाता है। और अभी फिक्चर्स जितना थिक एंड फास्ट आ रहा है, यू कैन सडनली फाइंड योरसेल्फ एट द बॉटम ऑफ द टेबल। और ये चीज हो सकता है हम लोग के साथ, क्योंकि अगर आप देखें, हम लोग रिसेंट टाइम्स में इंग्लिश में लीग में आर्सेनल से मैच हारे, उसके बाद नॉटिंघम फॉरेस्ट से हारे, उसके बाद मैनचेस्टर सिटी के साथ एक लौता मैच जीते, उसके बाद बॉर्नमाउथ के साथ हारे, अभी वुल्व्स के साथ भी हार चुके। मतलब देखा जाए तो लास्ट 5 प्रीमियर लीग गेम्स में हम लोग 4 मैच हारे हैं और 1 मैच जीते हैं। कुछ सिमिलर सा स्टोरी मैनचेस्टर सिटी के साथ भी है। वो लोग भी इन ऑल कॉम्पिटिशंस लास्ट 13 गेम में से सिर्फ एक ही मैच जीते हैं, और ये वाले गेम वीक में भी एवर्टन के साथ वो लोग मैच ड्रॉ किए हैं, जो कि एक होम मैच था। और वो मैच में भी वो लोग पेनल्टी मिस किए हैं, मतलब हालांड ने एक पेनल्टी मिस किया है, तो उस पर आएंगे बाद में। तो ये दो टीम टेबल के बहुत नीचे आ सकते हैं, और अभी मैनचेस्टर सिटी तो उतना भी नीचे नहीं आएगा जितना हम लोग जा सकते हैं, ये एक पॉसिबिलिटी है। क्योंकि बॉर्नमाउथ और वुल्व्स ये दोनों गेम हम लोग बैक टू बैक हार चुके हैं, और अभी नेक्स्ट मैच है न्यूकैसल के साथ होम मैच, उसके बाद लिवरपूल के साथ एवे मैच। ये दो मैचेस भी अगर हम लोग हार जाते हैं तो सडनली वी कैन फाइंड आवरसेल्फ इन अराउंड दैट 17 पोजीशन मार्क इन द टेबल। वो हम लोग के लिए बहुत दिक्कत हो सकता है, क्योंकि उसके बाद आर्सेनल के साथ एफए कप में मैच है, उसको लेके भी आई एम नॉट कॉन्फिडेंट एट ऑल। उसके बाद साउथहैम्पटन के साथ मैच है, जो कि एक विनेबल फिक्सचर अभी लग रहा है, लेकिन उस पे भी कोई गारंटी नहीं है। स्पेशली जो फुटबॉल हम लोग वुल्व्स के साथ खेले हैं, वो देखने के बाद अभी तो हम लोगों में वो मिनिमम कॉन्फिडेंस भी नहीं है कि हम लोग साउथहैम्पटन वाला मैच भी जीत सकते हैं, या फिर कोई भी मैच गोइंग फॉरवर्ड अभी जीत सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ ग्रे एरिया है, यहाँ पे चीजें ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है, स्पेशली इन मैनचेस्टर यूनाइटेड। क्योंकि अभी रूबेन अमोरिम कह रहे थे कि वो रिजल्ट्स
भले ही आए ना आए, लेकिन वो अपना जो आइडियोलॉजी है, जो प्रिंसिपल्स है और उसी के साथ अपना जो सिस्टम है जिसको वो इम्प्लीमेंट करना चाह रहा है उसको चेंज नहीं करेगा। तो वहां पे उसको भी ये चीज मालूम है और एंटायर टीम को भी ये चीज मालूम है कि आपको एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड तक ही आप वेट कर सकते हो, उसके अंदर अगर आप मैचेस नहीं जीतते हो तो इन अ वे आपको फिर से इसी प्लेयर्स की स्ट्रेंथ के मुताबिक खेलना होगा टू गेट सम रिजल्ट्स। नहीं तो रेलिगेशन जोन में एक बार अगर आप चले गए तो आपके ऊपर प्रेशर बहुत बढ़ सकता है। तो अभी हम लोग वही जोन में घुस रहे हैं धीरे धीरे कि कब तक हम लोग वेट करेंगे कि रूबेन अमोरिम इसी सिस्टम को इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे विद दिस सेट्स ऑफ प्लेयर्स जिनके एडेप्टेबिलिटी ऑफ अ न्यू सिस्टम एंड स्किल्स एंड क्वालिटी, ये सारी चीजों को लेके ऑलरेडी बहुत सारा क्वेश्चन मार्क्स तो है ही। और अब तक मेरे ख्याल से जितने भी सारे मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस ये मैनचेस्टर यूनाइटेड टीम की मैचेस वीक इन वीक आउट फॉलो करते हैं, सबको ये चीज तो थोड़ा बहुत पता चल ही गया कि 70% to 80% of our players in this current squad cannot play under Ruben Amorim's system या फिर रूबेन अमोरिम्स आइडियोलॉजी। और वो चीज अभी हम लोग को पता चल गया है, मेरे ख्याल से वो चीज रूबेन अमोरिम को भी मालूम है। तो अभी वो ग्रे एरिया शुरू हो रहा है जहां पे रूबेन अमोरिम को ये डिसीजन लेना होगा कि हमको यही सिस्टम के साथ कंटिन्यू करना है या फिर प्लेयर्स के स्ट्रेंथ वाइज मैं सिस्टम में थोड़ा ट्वीट करूं और मेरे आइडियोलॉजी को मैं थोड़ा साइड में रखूं अप अंटिल द नेक्स्ट समर। उसके बाद जब नया रिक्रूटमेंट होगा उसके बाद आई विल ट्राई टू इम्प्लीमेंट दैट। क्यों मैं कह रहा हूं कि ये ग्रे एरिया है, इट इज नॉट एन इजी ब्लैक एंड व्हाइट ऑप्शन टू चूज, क्योंकि अगर आप अपना जो आइडियोलॉजी है उसको एक बार अगर साइड कर देते हो ना, फिर से उसको इंप्लीमेंट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा इवन इफ यू गेट सम रीइंफोर्समेंट्स इन द समर। एरिक टेनेक के साथ ये चीज हुआ था पहले सीजन में, पहले 2-3 मैचेस एरिक टेनेक अपने आइडियोलॉजी अपने सिस्टम को इंप्लीमेंट करने की कोशिश किए थे लेकिन हम लोग मैच हारे थे। उसके बाद रेस्ट ऑफ द सीजन हम लोग प्लेयर्स की स्ट्रेंथ के ऊपर बेस करके खेले और हम लोग मैच से रिजल्ट निकाले और टेबल में नंबर 3 में भी फिनिश की। लेकिन गोइंग इनटू द सेकंड सीजन एरिक टेनेक अगेन वांटेड टू इंप्लीमेंट हिज सिस्टम, हिज आइडियोलॉजी। उसके बाद एरिक टेनेक ये सीजन में भी वही चीज करने की कोशिश कर रहे थे विद दिस सेट्स ऑफ प्लेयर्स। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एरिक टेनेक की सिस्टम एकदम फुल प्रूफ था, उसमें भी कुछ कुछ कमियां था, उसकी वजह से वी आल्सो हैड सम प्रॉब्लम्स। तो एरिक टेनेक वाज नॉट ओनली द प्रॉब्लम, एरिक टेनेक वाज वन ऑफ द प्रॉब्लम्स वी हैड इन आवर क्लब। लेकिन अभी रूबेन अमोरिम आने के बाद हम लोग रूबेन अमोरिम के सिस्टम को सपोर्ट कर रहे हैं, उसके साथ रूबेन अमोरिम को वो वक्त वो टाइम दे रहे हैं। लेकिन रूबेन अमोरिम को भी ये डिसीजन लेना होगा कि कब तक वो ट्राई करते रहें, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वी कैन नॉट अफोर्ड टू रेलीगेट, वी कैन नॉट अफोर्ड टू बैटल फॉर रेलीगेशन ना, वो चीज हम लोग नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये प्लेयर्स वो प्रेशर नहीं ले पाएंगे। और हो सकता है कि कुछ कुछ लोगों को लगे कि मैं ओवर रिएक्ट कर रहा हूं, लेकिन रिसेंट टाइम्स में जो फुटबॉल, जो ब्रांड ऑफ फुटबॉल अभी हम लोग खेल रहे हैं और उसके साथ प्लेयर्स की जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बहुत डाउन है, टीम का मोरल भी बहुत डाउन है। इसके ऊपर मैं अगर देखूं और अगले 2 गेम वीक में भी अगेंस्ट न्यूकासल एंड अगेंस्ट लिवरपूल मैच जीतने की जो चांस है वो 0.001% भी नहीं है। अगर ये 2 मैच भी हम लोग हार जाते हैं फाइनली वी कैन गो इनटू द रेलीगेशन जोन। तो इसीलिए आप लोग कह सकते हो कि आई एम स्टार्टेड टू पैनिक राइट नाउ और मुझे अभी कोई भी कॉन्फिडेंस नहीं है कि ये टीम क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकती। क्योंकि देखिए अगर एक सिस्टम में, फुटबॉल क्या है, फुटबॉल एक डोमिनो इफेक्ट वाला गेम है, मतलब आप जो टैक्टिक्स अप्लाई करना चाहते हो वो डिपेंड करता है हर एक प्लेयर के ऊपर। उसमें से कोई एक प्लेयर या 2 प्लेयर अगर खराब खेलने लगे तो वो चीज जो आप एग्जीक्यूट करना चाहते थे पिच पे वो नहीं होगा, और वो अगर नहीं होगा तो उसका डोमिनो इफेक्ट दूसरे प्लेयर्स के ऊपर भी आ जाता है। और इसीलिए आप एट द एंड ऑफ द डे जो सिस्टम आप इंप्लीमेंट करना चाहते हो वो आप इंप्लीमेंट नहीं कर पाओगे। इसमें बिगेस्ट कंस्ट्रेंट्स जो है इन मैनचेस्टर यूनाइटेड वो तो है कि हम लोग के पास क्वालिटी विंग बैक नहीं है। मजरूई को अगर हम लोग एज ए थर्ड सेंटर बैक खिलाते हैं लेनी यूरो के जगह पे तो एक्चुअली ही प्लेज वेल, लेकिन लेफ्ट विंग बैक या राइट विंग बैक पोजीशन में हम लोग के पास क्वालिटी प्लेयर्स चाहिए जो ओवरलैपिंग रन बनाए और उसके साथ क्रॉसेस डाले। मतलब कल वाले मैच में भी एक वुल्व्स
जो कि एक स्ट्रगलिंग टीम है इस सीजन में, जो कि सबसे ज्यादा सेट पीसेस से गोल कंसीड कर चुके हैं, उनके साथ हम लोग बहुत सारा सेट पीसेस मिलने के बाद भी हम लोग कोई गोल स्कोर नहीं कर पाए, और उल्टा उनके अगेंस्ट ही सेट पीस में हम लोग वो भी कॉर्नर से डायरेक्ट गोल कंसीड कर चुके। तो यही है, मतलब मुझे मालूम नहीं कि कैसे एट द एंड ऑफ द डे ये सारी चीजें मतलब बिल्कुल ही पोएटिक या आयरनिक जो भी आप कह लो, ये हो जाता है हम लोग के साथ। ये हमें पता होता है कि ऐसा एक चांसेस है और ऐसा होगा। मतलब आप मानोगे नहीं, कल फर्स्ट हाफ में जब विदिन 12 मिनट्स या 30 मिनट्स ब्रूनो को पहला येलो कार्ड मिला था, और वो एक सॉफ्ट येलो कार्ड था आई मस्ट से, और उतना अर्ली आपको येलो कार्ड देना भी नहीं चाहिए टू बी ऑनेस्ट। तो कल के मैच में भले ही हम लोग वी वर पैथेटिक, वी वर प्लेइंग शिट फुटबॉल, लेकिन फिर भी एक चीज कहना होगा कि कल के मैच में रेफरी वे पैथेटिक। मतलब रेफरी की तरफ से जितना भी फेवर मिल सकता था उसको वो सारा फेवर्स मिला है कल के मैच में। तो जब वो पहला जो येलो कार्ड ब्रूनो को मिला, तो तभी मैं सोच रहा था कि ऐसा एक फालतू येलो कार्ड ब्रूनो को मिल गया है सो अर्ली इन द गेम, तो देयर इज अ ह्यूज पॉसिबिलिटी कि ब्रूनो फिर से एक येलो कार्ड पिक करेगा और उसके साथ हम लोग 10 मैन डाउन हो जाएंगे। और वो ही डर सेकेंड हाफ शुरू होते ही विद इन अ मिनट और टू वो डर मेरा सच हो गया। और यही चीज मैं रिपीटेडली और ज्यादा हजम नहीं कर सकता। हाँ, आई कैन एक्सेप्ट डिफीट ऑब्वियसली। मैं 20 साल से ज्यादा हो चुका है, मतलब 2001 से आई एम फॉलोइंग मैनचेस्टर यूनाइटेड, तो मैं बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स देख चुका हूं। लेकिन ये चीज आई कैन नॉट सपोर्ट कि अगर आप एक क्लब की कैप्टन हो, आपके पास वो क्वालिटी है, आप क्लब के क्रिएटिव चॉइस वाइज आप क्लब के मेन प्लेयर हो, तो आप थोड़ा तो अपना फुटबॉलिंग आईक्यू, थोड़ा तो स्मार्टनेस दिखाओ। हो सकता है कि पहला जो येलो कार्ड था वो येलो कार्ड नहीं है, लेकिन जब आप ऑलरेडी आपको एक येलो कार्ड मिल चुका है, आप तो उस डिसीजन को चेंज नहीं कर सकते। तो गोइंग इनटू द सेकंड हाफ यू कैन नॉट डू दैट सिली एंड रैश टैकल्स, यू कैन नॉट अफोर्ड टू डू दैट। उससे क्या हुआ, तो लिवरपूल या रियल मैड्रिड ये ऐसे टीम्स हैं जो कि पहली बात तो ये हम लोगों से बहुत आगे हैं, और उनके टीम में वो क्वालिटी है, वो इंडिविजुअल ब्रिलियंस है, और उसके साथ वो मेंटेलिटी है कि वो लोग इवन विद 10 मैन दे कैन विन मैचेस। हम लोग के पास तो वो क्वालिटी है ही नहीं, प्लेयर्स के पास वो फुटबॉलिंग आईक्यू भी नहीं है, और उसी के साथ प्लेयर्स का वो मेंटालिटी भी नहीं है कि हम लोग इवन विद 10 मैन हम लोग मैच से एक ड्रॉ भी निकाल पाते। तो कल अगर देखिए, कल की पहली हाफ की अगर मैं बात करूं मैच का, तो पहले हाफ में इट वाज नथिंग। पहले हाफ में वी वर टोटली डल, मतलब पहले 30 मिनट तक आप कह सकते हो हम लोग के पास ही बॉल पोजीशन था, लेकिन वी वर टू स्लो, और उसी के साथ बिल्डअप बहुत स्लो हो रहा था। तो कुछ नहीं कर सकते थे हम लोग, कुछ क्रिएट भी ऐसा नहीं किए, 2-3 हाफ चांसेस के अलावा। और उसके बाद आफ्टर 30 मिनट्स मेरे ख्याल से उल्स वर द बेटर टीम, क्योंकि उल्स थोड़ा बहुत चांसेस क्रिएट कर रहे थे, और देख के लग रहा था उल्स के प्लेयर्स को कि हाँ उनके पास एक इंटेंट है गोल स्कोर करने का या फिर मैच जीतने का। तो ऐसे करके फर्स्ट हाफ 0-0 खत्म हो जाता है। उसके बाद सेकेंड हाफ शुरू होता है, सेकेंड हाफ शुरू होते ही ब्रूनो का सेकेंड येलो कार्ड हो जाता है और हम लोग 10 मैन डाउन हो जाता है। तो जब सेकेंड हाफ की शुरू में वो रेड कार्ड हम लोग को मिल जाता है, तो तभी हम लोग को पास वो तो क्लैरिटी आ गया कि हम लोग ये मैच तो ड्रॉ भी नहीं कर पाएंगे, और होता भी ऐसा है। उसके तुरंत बाद ही हम लोग एक गोल कंसीड कर लेते, वो भी सेट पीस से, ओपन प्ले से नहीं, क्योंकि सेकेंड हाफ में अगर बात करें, ओवरऑल अगर मैच की बात करें, तो उल्स के पास ओपन प्ले से एक ही आप कह सकते हो क्लियर कट चांस था, जो कि मैच के एकदम एंड में स्टॉपेज टाइम में आया, जब हम लोग एकदम इंटायरली उनके हाफ में थे। तो उस वक्त मतलब मैच का कुछ ही सेकंड बाकी था, तो उस वक्त एकदम डू एंड डाई वाला सिचुएशन था, तो वहां पे हम लोग सेकंड गोल कंसीड कर चुके। लेकिन एज सच उल्फ से ओपन प्ले से उल्फ कोई चांस क्रिएट नहीं किया, और हम लोग फिर से एक पुअर गोल कंसीड कर लिए फ्रॉम द सेट पीसेस, फ्रॉम अ कॉर्नर। वहां पे कुनिया का कॉर्नर अच्छा था नो डाउट, लेकिन इट वाज स्टॉपेबल। मतलब पहली बात तो ये कि हम लोग रेफरी को ब्लेम कर सकते हैं कि ओनाना के आमने सामने, मतलब ही वाज सैंडविच्ड बिटवीन टू उल्व्स प्लेयर्स, उस सिचुएशन में यूजुअली उसको फाउल दिया जाता है। तो कह सकते हैं कि ओनाना के पीछे जो प्लेयर था उसने तो कुछ किया नहीं, इवन इफ डूइंग नथिंग, इवन इफ ओनली बाय स्टैंडिंग, you can block a goalkeeper's movement, you can block the goalkeeper
टू रिएक्ट। ऐसा ही कुछ कल के मैच में हम लोग को देखने को मिला कि ओनाना बिल्कुल ही सैंडविच हो गया था और ओनाना के पीछे जो उसका प्लेयर था उसने अपना जगह होल्ड किया और उससे ओनाना ब्लॉक हो गया। वहां पे अपना जो जंप है उसको तो ओनाना मिस टाइम किया ही है, उसके साथ उसको एक ऐसा सिचुएशन फेस करना पड़ा जो उसको सिचुएशन फेस नहीं करना चाहिए था। और इसका जो पूरा ही रिस्पॉन्सिबिलिटी वो जाता है आपके इंटायर टीम के ऊपर, क्योंकि आपके डिफेंस में जितने भी सारे प्लेयर्स हैं या फिर आपके टीम में जो प्लेयर्स हैं जो कॉर्नर डिफेंड करने के टाइम पे आए हैं खुद के बॉक्स पे, उनको ये चीज इंश्योर करना होता है कि गोलकीपर के बगल में ओपोनेंट प्लेयर्स ऐसे सैंडविच सा सिचुएशन नहीं बनाए। गोलकीपर के बगल में दोनों ही तरफ ओपोनेंट प्लेयर्स को आप ऐसे अलाउ नहीं कर सकते। इट इज जस्ट लाइक स्कूल बॉय डिफेंडिंग, जस्ट लाइक एमेचर इज डिफेंडिंग while we defend set pieces। ये चीज रिपीटेडली हम लोग के साथ हो रहा है इन एवरी मैच, और ये चीज हम लोग गोइंग फॉरवर्ड एफोर्ड नहीं कर सकते क्योंकि हम लोग गोल ही नहीं मार पा रहे हैं। हम लोग का कन्वर्शन रेट इतना खराब है मैच पे। कल ब्रूनो की रेड कार्ड होने के बाद और वो गोल कंसीड करने के बाद हम लोग कुछ चेंजेस करते हैं। रूबेन अमोरिम एंटोनी को लाते हैं, कैसेमीरो को लाते हैं, एरिक्सन को लाते हैं, कोबी मेनू एंड उगार्ते दोनों को ही सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। उसी के साथ आगे गर्नाचो भी आता है, जर्सी भी आता है, लेकिन जर्सी हो या हॉलैंड कोई भी खेले हम लोग के सिस्टम में ऐसा ही है कि स्ट्राइकर को कोई बॉल फीड नहीं करता, स्ट्राइकर को कोई बॉल पास नहीं करता। ये सारे इश्यूज एरिक टेन हाग के अंडर भी थे, ये सारे इश्यूज अभी रूबेन अमोरिम के अंडर भी हम लोग को देखने को मिल रहा है क्योंकि प्लेयर्स तो सेम ही है। तो ये एक दिक्कत है क्योंकि पहली हाफ की अगर मैं बात करूं जब हॉलैंड खेल रहा था, इंटर हाफ में हॉलैंड के पास 5 पासेस आया, उसमें से 3 पासेस आया फ्रॉम डिफेंडर्स। तो वही चीज दिखाता है कि टाइम एंड टाइम अगेन हॉलैंड को हम लोग फीड ही नहीं करते, हॉलैंड को बहुत डीप आना पड़ता है टू रिसीव अ बॉल। वो सेम चीज जर्सी के साथ भी होता है। तो ये चीज हम लोग मालूम नहीं कि कैसे और कैसे ट्रेनिंग करके इस चीज को हम लोग बेहतर करेंगे। मतलब आर्सेनल वाला गेम से पहले हम लोग को देख के लग रहा था कि हाँ एक पॉजिटिव डायरेक्शन में हम लोग जा रहे हैं, और उसके बाद भले ही हम लोग आर्सेनल नॉटिंघम फॉरेस्ट वाला गेम हार चुके लेकिन फिर भी मैनचेस्टर डर्बी में एंड टॉटनहम के साथ जो ईएफएल कप वाला गेम खेले उसमें भी थोड़ा बहुत पॉजिटिव था। लेकिन कल वाले मैच में और बॉर्नमाउथ वाले मैच में पॉजिटिव ढूंढना बहुत ही मुश्किल। एक ही पॉजिटिव मैं कह सकता हूँ कल वाले मैच के कि जब इवन विथ 10 men जब हम लोग खेल रहे थे और एंटनी आया, उसके बाद से वी लुक लिटिल बिट पॉजिटिव गोइंग फॉरवर्ड, और उसके साथ एक इंटेंट देख रहा था कि हाँ हम लोग कोशिश कर रहे हैं चांस क्रिएट करने की। भले ही एक क्लियर कट चांसेस हम लोग क्रिएट नहीं कर पाए, गार्नाचो के पास एक हेडर था, हैरी मैगवायर के पास एक हेडर था, तो ऐसे कुछ कुछ चांसेस मिला हम सारे ही मेरे ख्याल से हाफ चांसेस था, एज सच कुछ बिग चांसेस नहीं था। आई एम श्योर अगर आप एक्सजी जाके देखोगे तो वो एक्सजी हम लोग के लिए कम ही होगा। फिर भी कंपेयर्ड विद द फर्स्ट हाफ वी प्लेड लिटिल बिट बेटर इन द सेकंड हाफ। इट वाज नॉट गुड इनफ क्योंकि गुड इज नॉट गुड इनफ इन करंट सिचुएशन इन इंग्लिश प्रीमियर लीग। हर एक टीम के पास फिजिकलिटी है, पेस है, वर्क रेट, हाई वर्क रेट वाला प्लेयर है, तो आप मैच में कभी भी कॉम्प्लेसेंट नहीं हो सकते। यू कैन नॉट लूज योर फोकस, यू कैन नॉट लूज योर डिसिप्लिन, और हम लोग यही डिसिप्लिन एंड फोकस यही पे हर बार मात खाते हैं। हर दूसरे दिन तीसरे दिन हम लोग वही सिमिलर गलतियां करते हैं, वही गलतियां दोहराते हैं ईयर आफ्टर ईयर, और वही चीज हम लोग के साथ हो रहा है फ्रॉम डेविड मॉयस, लुई हैनहाल, होसे मोरिन्यो, ओले गनर सोल्स्कायर, एरिक टेन हाग टिल नाउ रूबेन अमोरिम। तो एक ओवरऑल स्क्वाड की हॉल ऑब्वियसली चाहिए, कुछ कुछ प्लेयर्स को छोड़ के मेजॉरिटी ऑफ द प्लेयर्स को आपको बदलना होगा, और वो चीज करना होगा एक ऐसे सिचुएशन में जब हम लोग के पास पैसा का भी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। पैसा भी बहुत कम है क्योंकि एरिक टेन हाग के अंडर भी बहुत पैसा हम लोग ऑलरेडी खर्च कर चुके हैं। आई डोंट नो फ्यूचर में क्या होगा हम लोग के साथ। उम्मीद की जो किरण है वो धीरे धीरे कम हो रहा है, और ऐसा ही मुझे लग रहा है, एंड आई एम स्टार्टेड टू फियर समथिंग वर्स than these which are currently going through. So I don't know what will exactly happen, and Ruben Amorim was right कि a storm will come, he said it earlier, and actually we are in that storm. और अभी हम लोग को मालूम नहीं कि what will be the way out, how some players will step up and how we will win matches. वही at the end of the day we have to look towards Ahmad or Bruno Fernandes or Haaland to score some goals. लेकिन एक चीज तो है कि जब तक डिलीट नहीं वापस आता है तब तक हम लोग डिफेंसिवली और भी ज्यादा वनरेबल होंगे, क्योंकि
विदाउट डिलीट अभी हम लोग 9 गोल्स कंसीड कर चुके हैं, जो कि कोई कोइंसिडेंस की बात नहीं है। हम लोग के डिफेंस में बहुत इंपॉर्टेंट है और इसीलिए दुआ करना होगा कि डिलीट बहुत जल्दी वापस आ जाए। लेकिन आई एम नॉट श्योर कि न्यूकैसल वाला गेम में डिलीट खेलेगा कि नहीं खेलेगा। अगर न्यूकैसल के साथ भी डिलीट नहीं खेलता है, न्यूकैसल के साथ तो मतलब हम लोग का बेइज्जती हो सकता है, प्रॉपर ह्यूमिलेशन हो सकता है ओल्ड ट्रैफोर्ड में। न्यूकैसल के पास वो फिजिकलिटी है, वो पेस है, वो इंटेंसिटी है और वो मेंटालिटी भी है। और करंटली वो लोग होम एंड अवे दोनों ही मैचेस जीत रहे हैं, वो भी हाई गोल मार्जिन से। तो आई रियली डोंट नो कि व्हाट विल हैपन विद न्यूकैसल। और दूसरी तरफ लिवरपूल के साथ क्या होगा वो तो आप छोड़ ही दो, मतलब उसपे तो और भी ज्यादा ह्यूमिलेशन हो सकता है। और स्पेशली लिवरपूल अभी इस सीजन में जैसा खेल रहे हैं, एनीथिंग कैन हैपन। मतलब कल वाले मैच में भी अगर आप देखो लेस्टर के साथ, लेस्टर 6 मिनट में गोल मार दिया, लेकिन वी एवरीबॉडी न्यू कि लिवरपूल विल कम बैक इन दिस मैच। और अभी ये चीज देखने को मिल रहा है आर्ने स्लॉट के अंदर फ्रॉम लिवरपूल की एक सर्टेन कामनेस है टीम में। मतलब वो टीम रश नहीं करता और उस टीम को पता है कि हम लोग मैच में कम बैक करेंगे। और वो चीज एक बार जब इक्विलाइजर हो जाता है एंफील्ड में, तो सबको पता है कि एंफील्ड कैसे इरप्ट होता है और उसके साथ टीम को एज अ 12 मैन कैसे वो लोग सपोर्ट करते हैं। और वो चीज कल फिर से देखने को मिला कि पहले हाफ में वी हैव टू गिव क्रेडिट टू लेस्टर कि लेस्टर पहले देखो कि एंफील्ड में जाके एक चीज आपको पहले करना होता है, मेक श्योर करना होता है, वो ये लिवरपूल की प्लेयर्स की जो एनर्जी है उसको आपको मैच करना होता है। एंड लेस्टर पहले हाफ में आई वुड से दे डिड इट वेरी गुड एंड यू हैव टू गिव देम अ ह्यूज क्रेडिट कि 44 मिनट तक लेस्टर लिवरपूल को कंटेन कर पाए विद गुड डिफेंडिंग। लेकिन उसके बाद कोडी गाक्पो एक इंडिविजुअल ब्रिलियंट वाला मोमेंट प्रोड्यूस कर देते हैं, एक क्लच मोमेंट प्रोड्यूस कर देता है और लिवरपूल को वो इक्विलाइजर मिल जाता है। तो एक बार जब लिवरपूल को इक्विलाइजर मिल जाता है, हाफ टाइम के बाद जब मैच रिज्यूम भी होता है, तो लेस्टर के पास वो क्वालिटी नहीं है टू स्टॉप अ टीम लाइक लिवरपूल। इनफैक्ट करंटली कोई भी टीम के पास वो क्वालिटी नहीं है कि इस लिवरपूल टीम को, जिसको मोहम्मद साला जैसा एक प्लेयर सामने से लीड कर रहा है, उसको आप रोक पाओ। मतलब और कितना एडजेक्टिव्स यूज करें टू डिस्क्राइब द ग्रेटनेस ऑफ मोहम्मद साला। ही इज अ ट्रू किंग। आप अगर देखो इस सीजन में भी, ये उम्र में भी उसका हाईएस्ट गोल है, उसका हाईएस्ट नंबर ऑफ असिस्ट है। तो व्हाट आई कैन से, अ ट्रू चैंपियन, अ ट्रू लेजेंड, अ ट्रू गोट फॉर लिवरपूल एंड फॉर इंग्लिश प्रीमियर लीग। और इसीलिए मुझे लगता है जब तक कोई भी प्लेयर्स को और इंजरी नहीं होता और जब तक मोहम्मद सलाह ऐसे खेलता रहेगा, तब तक लिवरपूल और भी टाइटल रेस में आगे बढ़ता जाएगा। और जैसे कि सब लोग को मालूम है कि चेल्सी के पास वो नो हाउ नहीं है, भले ही आर्सेनल के पास वो नो हाउ हो, लेकिन फिर भी आज आर्सेनल खेलेगा विदाउट साका। तो वहां पर भी देखने वाली बात होगी कि विदाउट साका आर्सेनल क्या रिजल्ट्स निकाल पाते हैं या फिर से कॉर्नर वाला जो डिपेंडेंसी है उनका वही हम लोग को देखने को मिलेगा। तो आप कह सकते हो कि ये गेम वीक के बाद लिवरपूल के पास अभी एक फिर से एडवांटेज आ चुका है, क्योंकि जो गेम इन हैंड है वो अगर एक बार लिवरपूल जीत जाते तो चेल्सी के साथ जो गैप है वो 10 पॉइंट्स का हो जाएगा। और कमिंग बैक टू चेल्सी, चेल्सी गेम में अच्छा ही खेले, चेल्सी के पास मौका था अपना जो लीड है उसको एक्सटेंड करने का, और चेल्सी के पास मौका था ये मैच से 3 पॉइंट निकालने का। लेकिन एज आई सेड, इंग्लिश लीग में कोई भी मैच आसान नहीं होता है और यहाँ पे फुलहम को आपको क्रेडिट देना होगा। मेरे ख्याल से फुलहम एंड फुलहम की मैनेजर, इन दोनों को ही उतना ज्यादा क्रेडिट नहीं मिल रहा है इस सीजन में जो कि उन लोगों को मिलना चाहिए। नो डाउट बॉर्नमाउथ एंड नॉटिंघम फॉरेस्ट, इन दोनों को ज्यादा क्रेडिट मिल रहा है क्योंकि टेबल में अगर आप देखो वो लोग कहाँ हैं, लेकिन फुलहम के पास भी वो अपॉर्चुनिटी है टू क्लाइंब अप हायर, क्योंकि एस्टन विला भी अभी एट टाइम स्ट्रगल कर रहे हैं। एस्टन विला के गेम में भी रेड कार्ड हुआ था, लेकिन वहां पे न्यूकैसल को भी आपको क्रेडिट देना होगा द वे न्यूकैसल आर प्लेइंग राइट नाउ। इसके साथ न्यूकैसल भी टेबल में अभी टॉप 6 में आ चुके हैं। तो बॉर्नमाउथ ये गेम वीक में मैच ड्रॉ किया है क्रिस्टल पैलेस के साथ, जो कि कायदे में देखा जाए तो उन लोगों को जीतना चाहिए था। इसके साथ एक इंटेंस फाइट हम लोगों को देखने को मिलेगा बिटवीन नॉटिंघम फॉरेस्ट, न्यूकैसल, ब्राइटन, बॉर्नमाउथ, एस्टन विला, ये सारे टीम्स में। क्योंकि स्पर्स भी मैचेस हार रहा है, स्पर्स के ऊपर भी कोई भरोसा नहीं। भले ही स्पर्स मैच में गोल मारता है, लेकिन फिर भी मैच स्पर्स ज्यादा ही हारता है। और दूसरी बात, मैनचेस्टर सिटी ये गेम वीक में फिर से एवर्टन के साथ होम मैच ड्रॉ कर चुके हैं। वो मैच भी मैंने देखा और मैच में देखने के बाद वही सिमिलर चीज है कि इंटायर मैच में मैनचेस्टर सिटी जैसा खेलता है वैसा ही चीजें देखने को मिला।
एंड दे वर प्लेइंग जस्ट लाइक अस, एकदम पैथेटिक, बॉल में बहुत स्लो और बिल्डअप में भी बहुत स्लो, और उसके साथ कोई रन नहीं बना रहा है, कोई कुछ नहीं कर रहा है। बेसिकली दे आर नॉट डूइंग और क्रिएटिंग एनीथिंग एट ऑल इन द मैच, और उसी के साथ पेनल्टी भी मिलता है तो पेनल्टी भी मिस करता है। मतलब हालैंड, मुझे मालूम नहीं कि हालैंड क्यों इतना ज्यादा अंडर प्रेशर वो पेनल्टी मार रहा था। जब पेनल्टी मारने से पहले अगर आप रिप्ले में जाके उसका बॉडी लैंग्वेज देखोगे ना, तो तभी मुझे लग रहा था कि वो मिस कर दे, और वहां पे पिंकफोर्ड को भी आपको क्रेडिट देना होगा, ऑल्सो हम्बल्ड हालैंड इन दैट वे। इसीलिए मैनचेस्टर सिटी भी अगर ऐसे ही कंटिन्यू करता रहा तो मैनचेस्टर सिटी भी बहुत जल्दी सेकेंड हाफ ऑफ द टेबल में आ जाएंगे, जस्ट लाइक अस। ओवरऑल अगर देखा जाए, जैसे कि मैं कह रहा था कि चेल्सी के पास भी मौका था, चेल्सी भी वो मौका खो दिया, और वहां पे फुलहम को भी आपको क्रेडिट देना होगा कि एक एवे मैच था, और यहाँ पे दो सब्स्टिट्यूट प्लेयर्स आके फ्रॉम द बेंच गोल स्कोर करके फुलहम को वो इंपॉर्टेंट 3 पॉइंट दे जाते हैं। और उसके साथ इन अ वे हम लोग थोड़ा बहुत सरप्राइज तो हुए हैं, स्टैमफोर्ड ब्रिज पे हार जाएंगे अगेंस्ट फुलहम, और ये फुलहम का पहला विक्ट्री है, फर्स्ट विक्ट्री एवर एट स्टैमफोर्ड ब्रिज इन हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश प्रीमियर लीग। मैनचेस्टर यूनाइटेड दिसंबर में अभी भी कोई भी एक मैच नहीं जीता है, और ऐसा लास्ट हुआ था हम लोग के साथ इन द ईयर ऑफ 1933। तो आप समझ सकते हो कि हम लोग अपने वर्स्ट सिचुएशन में है इन हिस्ट्री ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड। उसी के साथ मैनचेस्टर सिटी के बाद भी 2008 के बाद ऐसा हो रहा है कि दे आर सो पुअर इन इंग्लिश प्रीमियर लीग, बहुत कुछ गलत हो रहा है हम लोगों के साथ। और दूसरी तरफ लिवरपूल धीरे धीरे टाइटल की और भी करीब जा रहे हैं। देखो, लिवरपूल इस मोमेंटम के ऊपर बेस करके जितना करीब जा पाएंगे उतना ही उन लोगों के लिए बेहतर है, क्योंकि दूसरे टीम्स जब ऐसे पॉइंट्स ड्रॉप करते हैं और आप वहां पे 3 पॉइंट्स आपको डे इन डे आउट अगर मिलते जाता है, तो ऑब्वियसली यू विल बी इन दैट पोजीशन वेयर इट विल बी रियली रियली हार्ड टू लूज। तो इसीलिए लिवरपूल के पास अभी फिर से वो एडवांटेज है, और अभी यही देखने वाली बात होगी कि ये वाले गेम वीक में आर्सेनल क्या वो एडवांटेज ले पाते हैं ओवर चेल्सी, क्योंकि आर्सेनल अगर ये वाले गेम वीक में इप्सविच के साथ होम मैच जीत जाते हैं तो चेल्सी फिर से नंबर 3 में आ जाएगा, आर्सेनल नंबर 2 पे चले जाएगा। तो इसलिए इट विल बी अ ह्यूज मैच, भले ही इप्सविच के साथ हो, लेकिन इप्सविच को भी आप हल्के में नहीं ले सकते। तो इसीलिए जैसे कि मैं कहता हूँ, एनीथिंग कैन हैपन इन फुटबॉल। भले ही ऑन पेपर कोई टीम को स्ट्रॉन्ग लग रहा हो सकता है ऑन फील्ड में चीजें बिल्कुल ही उल्टा हो रहा हो। तो और क्या कहे, being a Manchester United fan, it is very very hard time to see our team struggling like this, and there is no doubt कि we are in the worst phase in our history and we have the worst team in our history in Manchester United। तो पता नहीं कि यहाँ से अभी टर्न अराउंड होने में और चीजें सही होने में कितना वक्त लगेगा। जैसे कि मैं वीडियो के शुरू में भी कहा था कि रूबेन अमोरिम को वो डिसीजन लेना होगा, तो रूबेन अमोरिम जो भी डिसीजन लेंगे आई विल बैक दैट। लेकिन मैं चाहूंगा, पर्सनली मैं चाहूंगा कि रूबेन अमोरिम अपना जो सिस्टम है उसी को ही कंटिन्यू करे, कोई सैक्रिफाइस ना करे अपने सिस्टम के साथ। ये प्लेयर्स को वो ट्रेनिंग पिच पे जाके उस चीज को एक्वायर करना होगा, ये प्लेयर्स को हार्ड वर्क करना होगा। इनको जो सैलरी मिलता है ना, और बहुत सारे प्लेयर्स तो डिजर्व भी नहीं करते मैनचेस्टर यूनाइटेड का जो शर्ट है उसको पहनना, तो इसीलिए ये प्लेयर्स से वो हार्डवर्क आपको करना होगा। आप प्लेयर्स के चक्कर में, रिजल्ट्स के चक्कर में आप अपना जो सिस्टम है उसको मत बदलो। तो देखते हैं हम लोग न्यूकैसल के साथ हम लोग क्या करते हैं। लिवरपूल वाला मैच को लेके बाद में बात करेंगे। न्यूकैसल के साथ मतलब 99.9% चांस तो यही है कि हम लोग हारेंगे। तो अगर हम लोग हारते भी हैं तो आई होप कि ह्यूमिलेटेड बिल्कुल ही ना हो जाए, थोड़ा बहुत फाइटिंग स्पिरिट दिखाए। और विदाउट ब्रूनो कैसे हम लोग खेलेंगे, हो सकता है एरिक्सन के साथ हम लोग शुरू करें ये गेम, क्योंकि अगर ब्रूनो नहीं होता तो हम लोग के पास अप फ्रंट तो थोड़ा बहुत जो क्रिएटिविटी होता है वो भी नहीं होता है। आई नो कि ब्रूनो के साथ बहुत सारे डिसिप्लिनरी इश्यूज भी है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत जो क्रिएटिविटी है वो ब्रूनो की एंड से ही आता है। क्योंकि यू कैन नॉट रिलाई ऑन गार्नाचो, यू कैन नॉट रिलाई ऑन ज़र्क्ज़ी, यू कैन नॉट रिलाई ऑन एनीबॉडी एक्सेप्ट अमाद, आई थिंक। तो इसलिए मुझे लगता है कि अमाद एंड एंटनी इन दोनों को और भी ज्यादा इन्वॉल्व करना होगा। और उसी के साथ देखते हैं कि गोइंग फॉरवर्ड हम लोग क्या करते हैं। हम लोग सच में रिलेगेशन जोन के करीब चले जाएंगे आफ्टर न्यूकैसल एंड लिवरपूल मैच, वो भी देखने वाली बात होगी। और दूसरी तरफ मैनचेस्टर सिटी का फाइनली एक गेम जीत पाएंगे ये दिसंबर की महीना में, वो भी देखने वाली बात होगी। और अभी चेल्सी के ऊपर भी थोड़ा बहुत आप कह सकते हो प्रेशर है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि चेल्सी को वो प्रेशर लेना चाहिए। चेल्सी जो फ्री फ्लोइंग फुटबॉल जैसा खेलते हैं
उनको उसी चीज पे फोकस करना होगा, क्योंकि जैसे कि वो लोग कह रहे थे कि वो लोग टाइटल रेस में नहीं है, वो लोग टेबल नहीं देखता, ऐसे एनजो मारिस्का कर रहे हैं, थिंकिंग वन गेम एट ए टाइम, और उसके साथ उस गेम को जीतने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे ख्याल से उस चीज को ही कंटिन्यू करना चाहिए। और दूसरी तरफ लिवरपूल को लेके क्या ही है, अर्ने स्लॉट हैज डन अ ब्रिलियंट जॉब सो फार बोथ इन चैंपियंस लीग एंड इंग्लिश प्रीमियर लीग। तो अभी लिवरपूल के लिए चैलेंज वही होगा कि चैंपियंस लीग जब शुरू हो जाएगा तो चैंपियंस लीग ऑब्वियसली दे विल ट्राई टू विन दैट एज वेल। तो उसके बाद कैसे वो लोग इंग्लिश प्रीमियर लीग को मैनेज करते हैं। अगर बाय एंड ऑफ फरवरी या मार्च के शुरू में लिवरपूल नंबर 1 में रहते हैं तो देयर विल बी हाई चांस कि लिवरपूल इंग्लिश प्रीमियर लीग इस सीजन में जीतेंगे, और जो लीग हम लोग 20 टाइम्स जीते हैं उस नंबर को लिवरपूल मैच कर देंगे। तो स्टैटिस्टिकली अगर मैं बात करूं तो न्यू ईयर के टाइम पे जब भी लिवरपूल नंबर 1 में टेबल में था, वहां से लिवरपूल का लीग जीतने का जो रेशियो है वो है 55%। इससे पहले 21 बार लिवरपूल रह चुका है नंबर 1 पोजीशन में, और उसमें से 11 बार वो लोग लीग जीत चुके हैं। तो इन अ वे इस सीजन में भी लिवरपूल न्यू ईयर में जाते हुए, क्रिसमस में तो नंबर 1 में है और न्यू ईयर में जाते हुए भी नंबर 1 में ही रहेंगे। इसीलिए ऐसा ही से डाल लिया लिवरपूल, अभी लिवरपूल के पास फिर से वो एडवांटेज आ चुका है। बीच में कुछ मैचेस ड्रॉ हुआ था तो इसलिए लोग सोच रहे थे, थोड़ा नैरेटिव बदल गया था जरूर, लेकिन फिर से वो एडवांटेज लिवरपूल के पास आ चुका है। तो अभी यही देखने वाली बात होगी कि कमिंग वीकेंड में चेल्सी क्या फिर से मैच जीत पाते हैं, या फिर अभी हारने के बाद वहां से विनिंग वे में लौटने में थोड़ा वक्त लग जाएगा चेल्सी को। दूसरी तरफ हम लोग क्या करेंगे वो भी देखने वाली बात होगी, मैनचेस्टर सिटी क्या करेंगे वो भी देखने वाली बात होगी, टॉटेनहम स्पर्स क्या करेंगे, एस्टन विला क्या करेंगे, ये सारा देखने वाली बात होगी। तो जितने भी सारे पॉइंट्स को लेके, जितने भी सारे मैचेस को लेके मैंने बात किया, बॉक्सिंग के मैचेस को लेके, इनमें आप लोगों का क्या राय है, आप लोगों का क्या मानना है, मेरे साथ जरूर शेयर कीजिए। तो दैट बीइंग सेड, इस वीडियो को चलिए यहीं पर रैप अप करते हैं। अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो मुझे जरूर सब्सक्राइब कीजिए। 1000 सब्सक्राइबर्स की टारगेट है, उसको अचीव करने में मेरा मदद कीजिए, और उसी के साथ इस वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि अगर वीडियो को लाइक करेंगे तो वीडियो ज्यादा लोगों के पास रिकमेंड होगा, और जो कम्युनिटी मैं यहाँ पे बिल्ड करने की कोशिश कर रहा हूँ वो कम्युनिटी बड़ा होगा। अगर बड़ा होगा तो हम लोग लाइव वॉच अलॉन्ग करेंगे, लाइव स्ट्रीमिंग करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे, मजा आएगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच जिनको ऐसे वीडियोस देखना पसंद है। तो बहुत जल्दी मिलेंगे अगले वाले वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए अपना, टेक केयर, गुड बाय, ग्लोरी ग्लोरी मैन स्टार्टेड एंड कीप द रेड फ्लैग हाई।